ओके फाइन। सो अभी हाय ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म का। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, ये सारे टॉपिक्स पर बातचीत की थी। आज की क्लास में हमें जो बातचीत करनी है वो है टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म का एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग उस समय भी ले चुके थे जब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया था। किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ने का, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा पॉलीमॉर्फिज्म को और भी ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं, ताकि हम लोग इसका एक डीप एनालिसिस कर सके, ताकि चीज़ों को और भी क्लियरिटी आपको आ जाए। ठीक। तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी एक्चुअल में, जिसने पीडीएफ बनाया है उससे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं। तो थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म, द एबिलिटी टू अपीयर इन मोर फॉर्म्स इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब अगर आप किसी भी चीज को एक से ज्यादा रूप में प्रदर्शित कर पा रहे हो तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलना है। मतलब एक तरह की आप समझ लो ऐसी बात कि एक तरह की ऐसी क्षमता कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, बस वही पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लिए बेटे होगे, किसी के लिए आप भाई होगे, किसी के लिए आप मान लीजिए उसके हस्बैंड होगे, है ना। तो अलग अलग फॉर्म में आप रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, तो मान लीजिए अपने पेरेंट्स के लिए तो उनका चाइल्ड हो गया, टीचर्स के लिए उनका स्टूडेंट हो गया, अपने फ्रेंड्स के लिए क्या हो गया, अपना फ्रेंड ही हो गया, अपने ब्रदर के लिए वो ब्रदर हो गया। तो उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है, अगर बात करी जाए तो वन थिंग कैन एग्जिबिट मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक ही चीज अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट की जा रही हो तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है। वन फंक्शनैलिटी विथ डिफरेंट एक्शंस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक ही फंक्शनैलिटी है लेकिन उसके एक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है, तो भी उसको पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब चीज तो वही है लेकिन वो वर्किंग जो है उसकी वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार की वर्किंग है, तो वो भी पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है। वन पर्सन विद डिफरेंट बिहेवियर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। रियल लाइफ में अगर समझो तो एक आदमी, उसके अलग अलग व्यवहार हैं। मान लो घर में हम कह रहे हैं बहुत खड़ूस टाइप का, सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, और बाहर जाता तो ऐसे बन जाता है, लगता है ऐसे जैसे सज्जन कुर्सी कोई नहीं है। तो बस एक पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको दो भागों में तोड़ा जाता है। पहला भाग क्या है? पॉली। और दूसरा क्या है? मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो मैनी फॉर्म्स का मतलब हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना। ये कुछ बातें आप लोग शॉर्ट में लिखते भी जाइएगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। जावा में टोटल दो प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। पहला होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सीखने के लिए सबसे अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि किसी भी समस्या के पैदा होने से पहले ही उस समस्या का हल ढूंढ लो। ठीक है। रन टाइम का मतलब क्या होता है? वो समस्या जब पैदा होगी तब हम सोचेंगे इसको हमें हल कैसे करना है। ठीक। अब मान के चलो, मैं कह रहा हूँ कि कल आपका एग्जाम है और आपके घर से आपका जो एग्जाम सेंटर है वो लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और उस रोड पर किसी भी तरह का कोई भी पब्लिक व्हीकल नहीं जाता है। मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से मना कर रखा है कि उस प्रॉपर रोड पर कोई भी व्हीकल नहीं जाएगा। अब आपको तो एग्जाम देने जाना ही है, आप एग्जाम तो अपना छोड़ोगे नहीं। तो अब इस केस में आप अपनी क्या व्यवस्था बनाओगे? सोच के बताओ। सोच करके आंसर करो जल्दी से। रिप्लाई नहीं आ रहा है, गलत बात है। सर एक बार फिर से जरा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा, और भी लोग कनेक्टेड है जिनको समझ में आया क्वेश्चन तो पहले वो आंसर देने की कोशिश करें। किसी को समझ में आया? क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि आपको कल अपने घर से अपने एग्जाम सेंटर तक जाना है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और मौसम के चलते गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल उस रोड पे नहीं जाएगा। तो क्या आप अपना एग्जाम छोड़ दोगे? नहीं ना। आपको एग्जाम देने तो जाना ही जाना होगा, और मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई सेल्फ कन्विंस भी नहीं है। अब आप बताइए आप कैसे जाएंगे एग्जाम देने? सुबह घर से थोड़ा जल्दी निकलेंगे सर, पैदल चलना शुरू करेंगे। ये भी तो संभव नहीं है। दूसरा वे भी होगा। दूसरा वीक क्या होगा? मतलब कि जैसे कि अभी अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जैसे एक तो हो गया कंपाइल टाइम, अगर एट हाँ, टाइम नहीं हो पा रहा है कंपाइल टाइम हो गया कि उससे पहले, और एक हो गया कि हम पहले नहीं पहुंच पाए तो एट ए टाइम पहुंच गए। देखो, इसका एक रास्ता ये हमने निकाला कि मैंने अपने फ्रेंड से एक दिन पहले बोल दिया कि मुझे एक स्कूटर चाहिए। ठीक है। उसके पास स्कूटर, तो मैंने बोला तुम मुझे अपना स्कूटर दे देना ताकि मैं एग्जाम देने जा सकूं। अब उसने क्या करा, तुमको अपना स्कूटर देने के लिए एग्री हो गया वो।
अब वो कह रहा है स्कूटर तुम ले जाओ, चाहे आज और चाहे कल, जब तुम्हारी इच्छा तब ले जाओ। ठीक है। अब एक बात बताओ, आप अगर मान के चलो कि आपको कल पेपर देने जाना है, तो आप क्या करोगे, एक दिन पहले स्कूटर लेके रख लोगे, सो दैट कि अगर हमें उसमें कोई भी दिक्कत हो तो हम उसको दूर करा लें। लाइक फ्यूल है कि नहीं है, या फिर हवा है उसमें या नहीं है। ठीक है ना, या फिर मान लो मैं कह रहा हूँ कि ब्रेक वगैरह प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने पहले से चेक नहीं किया, मान लो हम लोग जा रहे हैं तब दिक्कत है, तो ज्यादा दिक्कत होगी। तो आदमी क्या करेगा, सोचेगा एक दिन पहले ले लेते हैं, थोड़ा चला के देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये हो गया कंपाइल टाइम कि मैंने अपनी प्रिपरेशन पहले से कर ली। रन टाइम का मतलब क्या होता है, मान लो अब मैं रास्ते में निकला हूँ, मैंने उससे तुरंत स्कूटर लिया, मैंने कहा ऑन द वे पड़ेगा, उससे तुरंत ले लेंगे स्कूटर। मैंने ले लिया, अब रास्ते में जाकर के उसका फ्यूल खत्म हो गया, या फिर रास्ते में जाकर के उसका एयर खत्म हो गई, तो फिर अब मेरे लिए दिक्कत होगी ना, अब मैं कैसे जाऊंगा। तो रन टाइम का मतलब आप समझ रहे हो, अब आपको इंस्टेंट सिचुएशन में सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। कंपाइल टाइम का मतलब क्या हो गया, आपने पहले ही सोच लिया कि इस तरीके की दिक्कत आएगी, तो मैं इसको सॉल्व ऐसे करूंगा। मेरी बात समझ में आई ना, हाँ या ना। यस। हम्म। दूसरी बात, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक बाइंडिंग या फिर अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग, ये दो वर्ड यूज होते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के रिस्पेक्ट में, जिनको अभी हम लोग लेटर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इनका प्रॉपर मीनिंग क्या है, इनको स्टैटिक और अर्ली नाम क्यों दिया गया। दूसरी चीज ये है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। देखो, लेट बाइंडिंग से मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है लेट बाइंडिंग से, कि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं बहुत लेट में, जब तक कि समय निकल चुका है। अब मान लो हमें कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देनी थी, मेरी प्रेजेंटेशन रन टाइम पर चांसलर के सामने ओपन ही नहीं हुई, तो वहां पे बेइज्जती ज्यादा हो जाएगी ना। मान लो हमने एक दिन पहले ही चांसलर रूम में देख लिया होता कि मेरी पीपीटी वहां पे वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो वहां पर हमें कोई दिक्कत ना होती। आया ना। तो ये होती चीजें ऐसे काम करती हैं। ठीक, एक काम करना था। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे जरा। हाँ, ओके, बैक टू द क्लास। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो परफॉर्म किया जाता है वो मेथड को ओवरलोड करके परफॉर्म किया जाता है। मेथड ओवरलोड करना कैसे है, मैं अभी थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो मेथड को ओवरराइड करके परफॉर्म किया जाता है। अब सबसे पहली बात आपको ये समझना चाहिए, मैंने आपको अभी ये बताया कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करना है तो मेथड को ओवरलोड कर लो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर करना है तो मेथड को ओवरराइड कर दो। अब ओवरलोड करेंगे कैसे और ओवरराइड करेंगे कैसे, ये बातें तो सीखने वाली हैं, समझते हैं पहले क्या होता है। अगर आप देखो मेथड ओवरलोडिंग सीख गए और मेथड ओवरराइडिंग सीख गए, दैट मीन्स आप पॉलीमॉर्फिज्म सीख गए। सिंपल सी बात ये है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरलोडिंग है क्या, थोड़ा आगे की तरफ जानते हैं। इफ जावा क्लास अलाउ मोर देन वन मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, और सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बट डिफरेंट डेटा टाइप, दोज मेथड आर कॉल्ड ओवरलैड मेथड। कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास जावा के अंदर एक कोई मेथड अवेलेबल है M1 के नाम से, और दूसरा भी मेथड जो आपके पास अवेलेबल है वो M1 के नाम से है। बट है क्या कि पहला वाला जो M1 मेथड है उसके अंदर सिंगल पैरामीटर है, और दूसरा वाला जो M1 है उसके अंदर दो पैरामीटर है। अब जब हम लोग M1 को कॉल कर रहे होंगे, तो उस समय पर अगर पैरामीटर के अंदर कॉलिंग टाइम पर वन वैल्यू पास करिए तो ऊपर वाला ही कॉल होगा, और अगर हम लोगों ने दो वैल्यू पास करी तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला ही कॉल होगा। आया ना। तो बस इसी को ओवरलोड बोलते हैं। अब ओवरलोडिंग के केस में ये भी होता है कि कई बार मान लो हम कहते हैं कि पैरामीटर की लेंथ डिफरेंट है, लिखा ना यहाँ पे, विथ सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो नाम तो सेम है, आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। सेम मेथड नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्लियर। और या फिर सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं कह रहा हूं आर्ग्यूमेंट का जो नंबर है वो भी सेम है, कि एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी है, एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी है, बट उन दोनों आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप डिफरेंट है। जैसे कि पहले वाले का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर और दूसरे वाले का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है। ठीक है ना।
तो इसको भी ओवरलोड बोल सकते हैं। मतलब कि जब हमने कॉल किया तो अगर हम 10 पास कर रहे हैं तो ऊपर वाला मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 10 पास कर रहे हैं तो फिर वो नीचे वाला कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर वेरिएबल हो गया ना 10 आपका। सो टू अचीव ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट वन जावा क्लास सफिशिएंट। अगर आपको जावा के अंदर ओवरलोडिंग को सीखना है तो आपके पास एक ही क्लास का होना जरूरी है। आपके पास अगर केवल एक ही जावा के अंदर क्लास बनी है तो आप मेथड को ओवरलोड कर लोगे। इट इज पॉसिबल टू ओवरलोड एनी नंबर ऑफ मेथड इन सिंगल जावा क्लास। आप जितने मर्जी उतने मेथड को ओवरलोड करो, जावा के अंदर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग करनी है तो एक ही क्लास की जरूरत है, बट ओवर राइडिंग करेंगे तो दो क्लास की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अभी थोड़ा धीरे से देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर एक क्लास बना ली टेस्ट के नाम से, और टेस्ट नाम की क्लास के अंदर मान के चलो कि हम लोगों ने एक M1 नाम का मेथड जनरेट किया है। इस M1 मेथड के अंदर सिंगल आर्गुमेंट पास कर दिया आई के नाम से, और यहाँ पर अभी मेरा एक मैसेज जाने वाला है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने एक मेथड और बनाया M1 के नाम से, और यहां पर हम लोगों ने दो पैरामीटर पास कर दिए, एक आई के नाम से और दूसरा जे के नाम से। और यहां पर भी अभी एक सिंगल मैसेज हमारा जाने वाला है। दूसरी बात, फिर हम लोगों ने काम किया कि हम लोगों ने एक M1 नाम से मेथड बना दिया, और हम लोगों ने इसके अंदर कैरेक्टर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट पास कर दिया CH के नाम से। ठीक है, अब हम लोग एक काम कर रहे हैं कि मान के चलो हम लोगों ने इन सभी मेथड्स के अंदर एक एक मैसेज पास कर दिया। यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया इंटीजर आर्गुमेंट मेथड। क्या मैसेज दे दिया? इंटीजर आर्गुमेंट मेथड। मैसेज है, कुछ भी दे सकते हैं। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर इंटीजर आर्गुमेंट का ही मैसेज लिखा हुआ है, इंटीजर आर्गुमेंट मेथड। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटीजर कॉमा इंटीजर आर्गुमेंट मेथड, क्योंकि यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल है, तो इसलिए मैंने इंटीजर कॉमा इंटीजर ले लिया। एक मैसेज, कुछ भी मैसेज ले लेता था आपको। दूसरी चीज ये है कि आप अगर या नीचे वाली बात करो लाइन पे, तो यहाँ पर आप कैरेक्टर ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया? कैर आर्गुमेंट मेथड। मेरी बात समझ आ रही है? अब हमको करना यह है कि इन मेथड्स को कॉल करना है। तो आप अगर इन मेथड्स को कॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर पहले तो एक मेन मेथड अच्छा सा बना लो। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग में हमने क्या दे दिया? आर्क्स। कोई दिक्कत? अब आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका? टेस्ट क्लास का। जाहिर सी बात है, मेथड को एक्सेस करना है, सारे मेथड इंस्टेंस मेथड है, तो आपको ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। अब देखो, अगर मेरी बात समझो, अगर हम M1 को कॉल करते हैं और हम लोगों ने M1 को कॉल करते समय यहाँ पे केवल 10 पास कर दिया, तो अभी क्योंकि आपने 10 पास किया सिंगल आर्गुमेंट, अब सिंगल आर्गुमेंट में आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ये वाला कॉल हो जाएगा या फिर ये वाला कॉल हो जाएगा। हाँ, यहाँ सिंगल आर्गुमेंट में दो रास्ते हैं, लेकिन क्योंकि आपने 10 दिया है और 10 जो है वो इंटीजर है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला ही कॉल होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 10 को पास करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये भी बनी बनाई बात है कि ये वाला मेथड कॉल होता ना कि ऊपर वाला कॉल होता। तो यहाँ पर क्या हो गया? पैरामीटर की लेंथ डिफरेंट है कि सेम है? सेम है, बट डिफरेंट क्या है? उनका डेटा टाइप डिफरेंट है। मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है ना? तो अभी हम 10 पास करते हैं, तो 10 पास करने का मतलब ऊपर वाला कॉल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि T.M1 अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं बेटा 10,20। तो अगर आप 10,20 पास करोगे तो अभी भी समझ में आ रहा होगा कि सेकंड वाला मेथड कॉल होने वाला है। हाँ या ना? अगर अब हम लोगों को थर्ड वाले मेथड को कॉल करना है तो आपको सिंगल आर्गुमेंट पास करना है भैया, नो डाउट। बट आप जो सिंगल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही करेंगे। मैं अभी एक काम और भी करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू पास करी है, 10 पास किया है, वो आई के पास गया होगा। तो मेथड की कॉलिंग के दौरान हम आई को भी प्रिंट करा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आई मेरा कैसा प्रिंट हो रहा है। क्लियर? एक स्पेस देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर भी हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर काम ये कर लेते हैं कि हम लोग आई को प्रिंट करते हैं, फिर जे को भी प्रिंट करते हैं। क्लियर? ताकि आपको समझ में आए क्या प्रिंट हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? CH को प्रिंट कर लेते हैं। तो मेरी बात ख्याल से ओवरलोडिंग समझ में आ रही होगी। प्रोग्राम को सेव करना है, और अभी हम लोग रन करने की तरफ चलते हैं। देयर इज सम एरर, जस्ट अ मिनट। कुछ इश्यूज आ रहे हैं। थ्री एरर्स। ओके फाइन, तो वो एरर कोई एरर जैसी एरर नहीं थी।
बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस अगर साइमल्टेनियसली आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सिंटेक्स का डिफरेंस होता है ना। तो सिंटेक्स कंफ्यूजन था, हम लोग यहाँ पर कॉमा यूज़ कर रहे थे। पाइथन में कॉमा यूज़ करते हैं और जावा के अंदर प्लस यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हालांकि हम लोगों से ऐसी गलती होती नहीं है, बट थोड़ा सा एक्चुअल में होता क्या है ना, अगर कॉन्टिन्यूस काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आप यूज़ करो तो कभी कभी सिंटेक्स थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल हो गया मेरी फाइल। मैं अभी इसको रन कराता हूँ, तो देखो आगे सारे मैसेजेस। एक मिनट, प्रिंट एलन लिख लेते हैं यहाँ पे। मैंने प्रिंट एलन हटाया था। दोबारा से कंपाइल करके रन करा देते हैं। आ गया ना। इंटीजर आर्गुमेंट मेथड 10, इंटीजर कॉमा इंटीजर आर्गुमेंट मेथड 1020, और कैरेक्टर आर्गुमेंट मेथड ए। तो ए ही तो हम लोगों ने दिया था। ठीक है, डन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड्स ओवरलोड कैसे होते हैं। ठीक है ना। अब आगे की चीजों को थोड़ा समझिएगा। In method overloading, it is possible to have different data types for overloaded method। कह रहा है कि जब आप मेथड को ओवरलोड करते हो तो ये भी संभव है कि मेथड्स जो आपने बनाए हैं ना, जैसे M1 के नाम से दो मेथड है, बट पहला वाला जो M1 मेथड है वो डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दूसरा वाला जो मेथड है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये भी पॉसिबल है कि मेथड ओवरलोडिंग आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मेथड के नाम भी सेम है, बट उन मेथड्स के जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट है। क्लियर है ना। While overriding the method, check the signature of the method but not return type। कह रहा है कि जब आप मेथड को ओवरलोड करते हैं तो आप केवल मेथड के सिग्नेचर को चेक करिए, मेथड के रिटर्न टाइप को चेक करने की गलती कभी भी नहीं करिए। मतलब हमें केवल क्या चेक करना है, सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब क्या हो गया, मेथड का नाम चेक करो और उनके पैरामीटर चेक करो। ये बिल्कुल ना देखो कि वो मेथड इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ये मेथड डबल रिटर्न कर रहा है, ये देखने से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो कई बार ये इंटरव्यू में प्रोग्राम्स ऐसे पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार एक प्रैक्टिकल दिखा भी देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपने M1 नाम से मेथड बनाया, आपने यहाँ पे दो पैरामीटर दे दिए, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक। अब सुनो, एक M1 के नाम से मेथड और बनाया, फ्लोट एफ, एक मेथड और बनाया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनो, ये जो बेटा ऊपर वाला मेथड है, मान के चलो ये डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नीचे वाला जो मेथड है वो मान के चलो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अब सुनो, ठीक, इंटीजर कॉमा इंटीजर आर्गुमेंट मेथड, और डबल वैल्यू रिटर्न करानी, कुछ ना कुछ रिटर्न कर देते हैं। मान लो कितना रिटर्न कर दिया मैंने, 20.5। कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, फ्लोट आर्गुमेंट मेथड यहाँ मैसेज दे देते हैं। दे दिया ना फ्लोट आर्गुमेंट मेथड, कोई दिक्कत। इंटीजर रिटर्न कराना है, मान लो रिटर्न करा दो कितना, 100 200 जो भी रिटर्न कराना हो करा दो। ठीक है। अब सुनो, मेन मेथड बना लो। तो अभी अगर हम लोग डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हुए प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब ओवरलोडिंग की बात कोई करेगा तो हमें केवल मेथड सिग्नेचर पे ध्यान देना है। और मेथड सिग्नेचर बोलते किसको है, मेथड का नाम ले लो और उनमें जो पैरामीटर दिए हैं उनको ले लो, ये होता है मेथड सिग्नेचर, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक। मतलब डबल लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं है, इंटीजर लिखा है इससे भी कोई लेना देना नहीं, इन दोनों को भूल जाओ। ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, हमारी रिटर्न टाइप है, और डेफिनेशन में साफ साफ लिखा था कि रिटर्न टाइप कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक। सुनो आगे की कहानी। अब हम लोग एक काम करते हैं, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। अगर आप लोगों को नहीं पता ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं तो पुराने लेक्चर्स देखो, बिना देखे समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक। अब सुनो, करना ये है, ऑब्जेक्ट तो बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेथड को कॉल करो, तो T.M1 लिख दिया, मेथड कॉल हो गया। तो M1 वाला मेथड हम टी से बोल रहे हैं कॉल कर लो, वो कॉल कर लेगा, दो वैल्यू देनी है आर्ग्यूमेंट में, दे दो। लाइक दे दिया 10 और 20। ठीक। अब सुनो, ये कितना रिटर्न कर रहा है, 20.5, और ये वैल्यू कैसी है, डबल में है। तो हमें यहाँ पर डबल में कोई ना कोई वेरिएबल तो लेना पड़ेगा ना, डबल डी ले लिया, जो कि क्या करेगा भाई, ये मेथड तो कॉल हो गया, कुछ ना कुछ रिटर्न लाया। कितना रिटर्न लाया, 20.5 रिटर्न लाया, तो स्टोर किस में हो गया, डी में। अब तुम एक काम करो, डी को प्रिंट करा लो। क्या किसको प्रिंट कराना है, ठीक।
प्लस लगाओ, डी प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया? फिर अगली बार, फिर M1 को कॉल करो, सिंगल आर्ग्यूमेंट देना है, दे दिया यहाँ पे 10.5। और क्योंकि फ्लोट है तो मैंने बताया था फ्लोट में एफ लगाते हैं लास्ट में, याद आया? डबल में कुछ नहीं लगाते लेकिन फ्लोट में एफ लगाते हैं। सुनो, इंटीजर एक्स लिख दिया। इंटीजर एक वेर भाई, ये मेथड भी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। 100 रिटर्न कर रहा है, 100 को होल्ड किस में करोगे? लाइक हमने एक्स में होल्ड कर लिया। एक्स भी तो इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। और यहां पर भी हम रिटर्न टाइप में किसको प्रिंट करा दें? एक्स को। क्या ये प्रोग्राम सबको क्लियर हुआ? हाँ या ना? मैंने क्या किया है? तो अभी अगर देखा जाए तो आंसर क्या आएगा? पहले हमने इस वाले मेथड को कॉल किया है तो मैसेज प्रिंट होगा इंट कॉमा इंट आर्ग्यूमेंट मेथड, फिर प्रिंट होगा रिटर्न टाइप इक्वल टू 20.5। ठीक है, फिर हमने नीचे वाले मेथड को कॉल किया है तो फ्लोट आर्ग्यूमेंट मेथड ये आ जाएगा, और रिटर्न टाइप इक्वल्स टू 100। मेरी बात समझ में आ गई होगी? रन करा लो प्रोग्राम। आ गया इंट कॉमा इंट आर्ग्यूमेंट मेथड, रिटर्न टाइप 20.5, फ्लोट आर्ग्यूमेंट मेथड, रिटर्न टाइप 100। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? अरे हाँ या ना तो बोल दीजिए। नो सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल नो से सर। अभी आप लोगों को, हाँ बताइए ना। हेलो, क्या कह रहे हैं बताइए प्लीज। नो सर कह रहे थे दिव्या। अच्छा ठीक। अब सुनो, ओवरलोडिंग तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब हम लोगों को ये समझना है कि ओवरलोडिंग कितने तरह की होती है। जैसे कि ओवरलोडिंग जो होती है ना, वो तीन तरह की होती है। पहली बात, मेथड ओवरलोड होते हैं। दूसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड होते हैं। तीसरी बात यह है कि ऑपरेटर भी ओवरलोड होते हैं। मेथड की ओवरलोडिंग जो होती है या कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग जो होती है, वो सब प्रोग्रामर के हाथ में है। ठीक है ना? और ऑपरेटर की जो ओवरलोडिंग होती है वो प्रोग्रामर के हाथ में नहीं होती, वो किसके हाथ में होती है? जेवीएम के हाथ में होती है। जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं आप दो नंबर्स के बीच में प्लस लगा रहे हो तो वो नंबर ऐड हो रहे हैं, लेकिन आप दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस लगा रहे हो तो कॉन्केटिनेट हो रही है। तो ये क्या आपके हाथ में है? ऑब्वियसली नहीं है ना। किसके हाथ में हुआ? जेवीएम के हाथ में। बट मैथड ओवरलोड हो रहे हैं या फिर हमारा बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो रहा है, ये किसके हाथ में है? तो मेरे हाथ में। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, मेथड ओवरलोडिंग तो समझा दी मैंने अच्छे तरीके से, समझ में भी आ गई होगी। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, प्रोग्राम स्वयं बनाइएगा। तो इफ द क्लास कंटेन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट और सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट विद डिफरेंट डेटा टाइप, दोस कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। जैसे हम लोगों ने अभी उसमें डिस्कस किया मेथड ओवरलोडिंग में, सेम वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। अब आपको पता ही है मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है। मेथड का नाम क्या होता है? अलग अलग हो सकता है, बट कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? क्लास नेम सेम होता है। तो जो डेफिनेशंस वहां पे थी, वही डेटा टाइप ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही सेम यहाँ पे है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी मैंने बता दिया कि जैसे प्लस हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं ना। मैं आपको एक काम करूंगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए कुछ सैंपल प्रोग्राम दे दूंगा, ताकि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आया हाँ, कर लेंगे ना इतना? हाँ जी सर ठीक है। ठीक है, वेट।